नमस्कार। थिएटर अप टू डेट के नए संस्करण में फिर से एक बार आपका स्वागत। पिछली बार हम लोगों ने बातचीत की थी कि अभिनेता का शरीर उसका औजार होता है, उसका साधन होता है। शरीर में प्लस करते हैं आज। शरीर के से जुड़ा हुआ ये हिस्सा होता है माइंड और आवाज़, जो अभिनेता को और सशक्त बनाने के लिए इन दोनों चीज़ों को भी सशक्त करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो आवाज़ की बात जब हम करना शुरू करें तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत इतना बड़ा कि बहुत कम वक्त में बात करना मुमकिन नहीं, लेकिन बेसिक बातें हम लोग आज करते हैं कि अभिनेता के वॉइस एंड स्पीच पे आवाज़ और संभाषण, मतलब उसकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, आम आदमी की तरह नहीं होनी चाहिए, और संभाषण यानी स्पीच यानी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप देखेंगे बहुत सिंपल सी बात है। डायलॉग डिलीवरी जब सुर ताल लय में होता है, सुर ताल लय का संबंध मैंने कहा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बात करते करते ये काफ़ी बड़ा हो भी जाएगा। सुर ताल लय से कहने का मतलब है कि आप जब स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, या किसी मीटिंग में गए होंगे, या कहीं किसी क्लास में अटेंड करने गए होंगे, तो किसी टीचर की बात आपको बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाती है। उसका लेक्चर सुनना, उसको सुनना अच्छा लगता है, और सुन के समझ में आ जाना भी आसान होता है। और किसी को सुनना बहुत बोरिंग लगता है। क्यों होता है ये? ठीक एक्टर के साथ यही होता है कि उसके जिसके बोल चाल में सुर है, ताल है, लय है, सही स्ट्रेस पॉइंट है, सही अर्थ के साथ मतलब शब्द का चित्र संप्रेषित हो रहा है, मतलब एक्सप्रेस कर रहा है अगर वर्ड को सही ढंग से, सही मीनिंग के साथ, और एकदम से परफेक्ट रिदम के साथ, तब जाके वो सुनने में अच्छा लगता है और उसका अर्थ भी अच्छा लगता है। ठीक यही एक्टर के साथ होता है। एक्टर को अगर रिदम का नॉलेज है, टेम्पो का नॉलेज है, मतलब गति, टेम्पो मतलब गति और सुर ताल और पिच, इन सब का नॉलेज है, तो उसकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी होती है कि हर संवाद, चाहे वो नाटक का हो, सिनेमा का हो, टेलीविज़न का हो, या कहीं बातचीत कर रहा हो, किसी रेडियो के माध्यम से कह रहा हो, या कहानी पढ़ रहा हो, या एंकरिंग कर रहा हो, तो इस तरह से उसकी संवाद अदायगी मगर सुर ताल लय और ये मिला दे तो इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए ढेर सारे इंस्ट्रूमेंटल प्रैक्टिस या वोकल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोग बेसिक बात करेंगे। जब भी हम लोग वॉइस एंड स्पीच की बात करते हैं, आवाज़ और संभाषण की बात करते हैं, तो इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने अलग अलग तत्वों की बात की है हमेशा, तो इसमें 3 तत्व होते हैं। पहला होता है पिच, आवाज़ का पिच, दूसरा होता है वॉल्यूम, और तीसरा होता है टिम्बर। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि पिच क्या है, वॉल्यूम क्या है, टिम्बर क्या है, या इन तीनों में फ़र्क क्या है। तो ये सवाल आना लाजमी है, और इस सवाल को समझ लेना ज़रूरी भी है, क्योंकि पिच का मतलब होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल, वॉइस का अलग अलग एनर्जी लेवल। जैसे अभी मैं आपसे खरज में बात कर रहा हूँ, जैसे सरगम करते ना हारमोनियम में, सा ये एकदम निचला पिच मान लो, सा, फिर अगला पिच रे, गा, मा, पा, ये जो चेंज हो रहा है ना, ये पिच, इसको कहते हैं कि एनर्जी का लेवल ही चेंज हो रहा है। अभी मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ऐसे बात करूंगा, उसके बाद हो सकता है ऐसे बात कर, या ऐसे ऐसे ऐसे, ये एनर्जी का लेवल अप डाउन होता है, ये पिच के अंदर आता है। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में पिच नहीं बदलता। आप टीवी देखते होंगे, आप म्यूज़िक सिस्टम सुनते होंगे, मोबाइल पे फिल्में देखते होंगे, गाने सुनते होंगे, तो आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा करते होंगे रिमोट के माध्यम से। तो अगर एक गाना चल रहा है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, अभी कहे कि वॉल्यूम बढ़ा रहे, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी। वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन पिच नहीं बदल रहा है। ऐसा नहीं कि कम वॉल्यूम में हम कह रहे हैं 100 साल पहले, और ज़्यादा वॉल्यूम में उसका पिच बदल 100 साल पहले, ये सुर बिगड़ जाएगा, ताल बिगड़ जाएगा, लय बिगड़ जाएगा, गति बिगड़ जाएगी, और गाना सुनने में आपको कर्कश लगेगा। ठीक यही अभिनेता के साथ होता है। जब उसके सुर ताल लय सही नहीं बैठते, सटीक नहीं बैठते, गति सही नहीं होती, रिदम सही नहीं होता, रिदम का सेंस नहीं होता एक्टर के पास, तो
पिच और वॉल्यूम का फ़र्क नहीं समझ में आता तो डायलॉग डिलीवरी बहुत कमज़ोर हो जाती है, और डेफिनेटली डायलॉग डिलीवरी कमज़ोर होगी तो एक्टर भी कमज़ोर ही माना जाएगा। इसलिए अब हम लोगों को ये तय करना, टिम्बर के बारे में भी शॉर्टकट में सिर्फ इतना बता दूं कि टिम्बर होता है, हर आदमी की एक वोकल क्वालिटी होती है, आवाज़ की क्वालिटी, टोनल क्वालिटी होती है ना। इसलिए मिमिक्री आर्टिस्ट उस टोनल क्वालिटी को पकड़ के मिमिक्री करते हैं, है ना। अभी ये कहता है जानी हम उस बाप, ये आवाज़ सुनते ही आपको लगता है राजकुमार की याद आती, राजकुमार की टोनल क्वालिटी वैसी थी, है ना। तो टोनल क्वालिटी की वजह से कई एक्टर है ना, आप पहचान जाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है। तो हर आदमी की जैसे टोनल क्वालिटी होती है, हर चरित्र की वैसे टोनल क्वालिटी होती है। चरित्र की उम्र क्या है, चरित्र का स्टेटस क्या है, मतलब पढ़ा लिखा है नहीं है, अमीर है गरीब है, जैसा भी है, हर आदमी की टोनल क्वालिटी, अगर बहुत कॉन्फिडेंट है तो उसकी टोनल क्वालिटी जैसी भी हो, उसकी आवाज़ में बहुत कॉन्फिडेंस झलकेगा। और बहुत दब्बू है, बहुत दबा हुआ है, तो मतलब कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी जानकार है, लेकिन संकोची है तो आवाज़ में भी संकोच होगा जी, मी आई कम इन सर, ऐसा कुछ होगा। और कॉन्फिडेंट है तो कम जानकार भी है तो मे आई कम इन सर। ये फ़र्क एक्टर को समझना होगा। हर चरित्र के साथ इतना डिटेल वॉइस को लेके, आवाज़ को लेके, संभाषण को लेके, डायलॉग डिलीवरी को लेके इतना काम करना पड़ेगा। अब बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ, ये तो मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ कि एक्टर इसकी शुरुआत कैसे कर सकता है। पिच, वॉल्यूम, टिम्बर, इन तीनों को अपने कंट्रोल में करना, या अपनी आवाज़ को एक्टर की आवाज़ के जैसा बना लेना, मतलब क्या कर सकता है। सबसे पहले हम लोगों को सांस लेने की प्रक्रिया ठीक करनी पड़ेगी। हम लोग सांस लेते, जनरली ऐसा ही लेते, लेकिन ये सांस लेने की सही प्रक्रिया नहीं है। ये सिर्फ जीने के लिए आप चल रहा है, सांस आना जाना चल रहा है। आपने कभी ना सांस की आवाज़ को सुनने की कोशिश की, ना सांस को महसूस करने की कोशिश की। सांस वैसे ही चल रहा है, आप जी रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। लेकिन अगर सारी बातें हम यहाँ से करने लगे तो वो गड़बड़ हो सकती है। फिर ऊंचे पिच में डायलॉग बोलते वक्त ये गला फंस जाता है, ये नसें फूल जाती हैं, ये गला ऐसे तन जाता है, और एक्टर उसके बाद हाँफना शुरू कर देता है। ये सारी गड़बड़ियाँ या सारी परेशानियाँ सिर्फ और सिर्फ सांस लेने की गड़बड़ी से होती है। तो एक्टर को सांस लेने की प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी। आपने नवजात शिशु को देखा है, एकदम पैदा हुआ बच्चा, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, उसको आप देखेंगे जब लेटा हुआ है, अब रो रहा है या सांस ले रहा है, तो आप देखेंगे सांस लेते वक्त उसका पेट फूलता है, ऐसे पेट फूलता है, फिर पेट पचकता है। तो उसकी आवाज़, उसकी रोने की आवाज़ हम लोगों से ज़्यादा सुनाई देती, ज़्यादा दूर तक सुनाई देती। ये चूँकि पेट के अंदर से आ रहा होता है, तो अंदर से इसलिए कि नाभि के नीचे जो लोअर एब्डोमेन होता है, निचला पेट का हिस्सा, और नाभि के इर्द गिर्द हमारा डायफ्राम होता है। डायफ्राम जिससे जंप करके, मतलब डायफ्राम से टकरा के आवाज़ जब बाहर आती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ होती है, मजबूत आवाज़ होती है, और उसके फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन हम क्या, ऑक्सीजन लेते हैं, हमने फेफड़े को ऑक्सीजन दिया, लंग्स तक लाए और वापस कर दिया, लेकिन डायफ्राम को या नाभि को या निचले मतलब लोअर एब्डोमेन को हम ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे, जहाँ एनर्जी का सेंटर है, केंद्र है। हम सांस लेना शुरू करें फिर से छोटे बच्चों की तरह, या किसी भी चौपाए जानवर को आप देख लीजिए, कुत्ता है, गाय है, बकरी है, बिल्ली है, आप उसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुन पाएंगे। कारण है कि वो एब्डोमेन, पेट से बोलता है। पेट से बोलना क्या कहते हैं कि हम सांस जब खींचेंगे नाक के ज़रिए, ऑक्सीजन जब खींचेंगे तो उसको यहाँ नहीं रोक के यहाँ से नीचे ले जाएंगे, नाभि तक, निचले ये तक, डायफ्राम तक ले जाएंगे। और जब हम सांस खींचेंगे तो हम महसूस करेंगे शुरू में कि पेट फूल रहा है, मतलब पेट में जमा हो रहा है नाभि के पास। और उसके बाद जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उसको होल्ड करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर नाक के माध्यम से ही छोड़ेंगे। ये शुरू में, चूँकि बचपन की आदत छूट चुकी है, हम यहीं से सांस लेने के आदी हो चुके हैं, इसलिए गड़बड़ है। शुरू में आपको थोड़ा सावधान, कॉन्शियस रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा इस तरह से सांस लेने के लिए। लेकिन जब वो प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फिर आप वहीं से सांस लेना शुरू करेंगे, और जैसे ही आप वहाँ से सांस लेना शुरू करेंगे
और डायफ्राम तक सांस को खींचने के बाद डायफ्राम से जब आवाज़ को जंप कराएंगे, इसी को कहते हैं पेट से बोलना, है ना। पेट से कुत्ते बोलते हैं, गाय बोलती है, आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देगी आपको, है ना, क्योंकि उनको उनके सांस लेने की प्रक्रिया भी, कुत्तों को देखेंगे कभी कभी वो ये एक्सरसाइज करते हैं, वो जीभ निकाल के ऐसे, ये एक्सरसाइज आपके लिए भी, मतलब एक्टर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सांस का इससे ब्रीदिंग लेंथ भी बढ़ता है, ब्रेथ आपका स्ट्रांग होता है, और जितना ब्रीदिंग लेंथ बढ़ेगा, ब्रेथ स्ट्रांग होगा, आप डायलॉग डिलीवरी उतने अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं कि आवाज़ को, उसके बाद जब आवाज़ में सुर मिलाने की बात होगी तो हम लोग 7 रेजोनेटर्स की बात करेंगे। 7 मतलब रेजोनेटर्स हमारे शरीर में 7 अलग अलग जगह से प्रतिध्वनित होती है। ये चूँकि छोटे एपिसोड में इतना डिटेलिंग करना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपके पास, अगर आपके मित्र के पास, आपके पास कहीं हारमोनियम हो जिसको सरगम का नॉलेज हो, सा रे ग म प द नी सा नी ध प म ग रे सा, ये जो आवाज़ का ये प्रैक्टिस अगर लगातार करते हैं, आपके पास हारमोनियम नहीं है तो आप अपने मोबाइल में जाके आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा, मिलता है, ऐप में मिलता है आजकल। उसके साथ आप सरगम के साथ वो सुर लेकिन मिला के पहले शुरू में किसी एक्सपर्ट को सुनाना पड़ेगा कि हाँ ये सही लग रहा है कि नहीं तो आप अपने आप सारे वहाँ करते रहिए, पता नहीं चलेगा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पहले किसी एक्सपर्ट को सुनाना पड़ेगा ये सही लग रहा है, और उसके बाद जब वो लगना शुरू हो जाएगा तो आपका सुर अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर रिदम है, फिर ताल है, लय है, बहुत सारी चीज़ें हैं आवाज़ को लेके। तो हम लोग बात कर रहे थे वॉइस एंड स्पीच, एक एक्टर की आवाज़, एक एक्टर की स्पीच। आम आदमी की आवाज़ नहीं होती, आम आदमी की स्पीच नहीं होती, इसलिए लोग उसके संवाद को ध्यान से सुनते हैं। आप आज से, बल्कि अभी से सांस लेने की प्रक्रिया, सही ढंग से सांस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। आने वाले दिनों में आपकी आवाज़ भी एक्टर की आवाज़ होगी। थैंक यू।